गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है मई 13 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। आज टॉपिक्स ना बड़े जबरदस्त रहने वाले हैं, बहुत मजा आएगा करने में आपको भी। पहला जो टॉपिक है वो कल वाले सेक्शन से रहेगा। कल आपको याद होगा तो मैंने थोड़ा सा टाइम भी नहीं था हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन ये आर्टिकल हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो आज सोचा है इसको कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि सैटरडे के दिन है तो वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे आर्टिकल आते नहीं है पेपर में। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो इन्फ्लेशन के बारे में रहेगा। बहुत बार इन्फ्लेशन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन अच्छी क्यों होती है और इन्फ्लेशन खराब क्यों होती है, गुड और बैड ऑफ द इन्फ्लेशन। आयुष और आईसीएमआर ने एक नया कोलैबोरेशन यहाँ पे आपस में किया है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा ये वाला टॉपिक करेंगे और यहाँ से हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ से। एक जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 से है, दूसरा क्वेश्चन जीएस पेपर 4 से है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, सोसाइटल मोरालिटी क्या होती है, ये हम लोग जानेंगे एडिटोरियल सेक्शन में। ये भी कल का एडिटोरियल सेक्शन है, तो ये आज का नहीं है। आज वाला सेक्शन में से ये वाला आया है, वेलफेयर स्कीम्स एंड द बजट। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, अच्छे हैं। और यूजली जितने आर्टिकल आज हम लोग करेंगे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेंगे। प्रीलिम्स में आपका एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन मेंस के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा होती है। मैं तो आपको बेसिकली हमेशा यही बोलता हूँ कि आप हमेशा मेंस की तैयारी करें। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप ही हो जाती है। एग्जाम से 30, मतलब अब ये मान लिया 100 डेज पहले आप कंप्लीटली प्रीलिम्स में शिफ्ट हो सकते हो, अदरवाइज आपको साल भर मेंस की तैयारी ही करनी चाहिए। चलिए जी। तो ये तो आपको पहले से अच्छे से पता ही है कि 8 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है और बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं। बहुत एडमिशन हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने सोचना सोचना है, मतलब एडमिशन लेना है, तो आप ले लीजिए। बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे रखी नहीं गई है, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से, इंक्लूडिंग सी सेट। शाम को क्लास होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है क्लास ज्वाइन करने में, और बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं। क्लास वगैरह में नोट्स आपके बड़े अच्छे से बनवाए जाते हैं और आपको पीडीएफ मटेरियल के द्वारा सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसने ज्वाइन कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसने नहीं ज्वाइन किया है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए जी, पहले टॉपिक में बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेलमेट ओवर द यूएस डेट सीलिंग। अब यहां पे दो कीवर्ड का यूज किया गया है। पहला है डेट सीलिंग और दूसरा है स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है कि जब दो ग्रुप्स के बीच में आपस में तकरार हो जाती है, वो किसी एक कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, उसे हम लोग स्टेलमेट कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है डेट सीलिंग। सीलिंग मतलब जो हमारी जो छत होती है, सीलिंग का मतलब बेसिकली होता है आपकी अपर लिमिट। तो यूएसए की जो डेट यानी कि कर्जा, जो क्रेडिट, जो कर्जा लेने की जो अपर लिमिट है, वो क्या क्रॉस हो जाएगी, कितनी अपर लिमिट होती है नहीं होती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यार, हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है ना। आपकी आमदनी अठन्नी है और आपका पैसा, आपका खर्चा जो है रुपया है। एक मूवी भी आई थी ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बड़ी कॉमेडी मूवी है। तो अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आपकी इनकम कम है और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा। और पैसा कहां से आएगा? आपको पैसा या तो मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, लेकिन बोरो करने की भी लिमिट होती है ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे आप कितने लोगों से बोरो करोगे? एक दिन सबको पता चल जाएगा कि यार ये आदमी जो है खर्चे ज्यादा करता है, इनकम कम करता है, तो इसको पैसे मत दो। तो बैंक आपको लोन देने से मना मना कर देगा, आपके रिश्तेदार आपको लोन देने से मना कर देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको लोन देने से मना कर दोगे। फिर आप घर का सामान बेचना शुरू करोगे, एक दिन घर का सामान भी खत्म हो जाएगा। तो जो कर्जा लेने की भी एक लिमिट होती है, जहां तक आपको मिल जाता है, सेफली मिल जाता है, उसके बाद फिर आपको नहीं मिलता है। ऐसा ही कंट्री के केस में भी होता है। जैसे हमारा बजट होता है, तो हर कंट्री का कुछ रिवेन्यू होता है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है। जब कंट्री का रिवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तो कंट्री को भी पैसा उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। जैसे हमारे कंट्री का बजट जो है वो डेफिसिट है, मतलब हम लोग खर्चे ज्यादा करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी इनकम कम होती है, तो सरकार को पैसा लेना पड़ता है। सरकार कहाँ से पैसा लेती है? ये तो आरबीआई से पैसा लेगी, बैंकों से पैसा लेगी, या हम लोगों से भी पैसा ले सकती है। और सरकार वो कैसे करती है? बॉन्ड इशू करके, जिसे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो सरकार हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, बदले में हम लोग सरकार को पैसा देते हैं। उस पैसे का सरकार खर्च करती है, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी कभी कभी, या फिर जो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर फंडिंग करनी होती है वो सब किया जाता है। और उस पैसे का कई बार सरकार जो प्रीवियसली उधार लिया हुआ पैसा होता है उसको चुकाने के लिए करती है। बेसिकली इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है, इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अमेरिका की इकोनॉमी भी ऐसे ही काम करती है। अमेरिका में भी चलता है बजट डेफिसिट। ठीक है जी। अमेरिका
हालांकि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुपर पावर है, लेकिन उसका भी जो बजट है वो डेफिसिट रहता है। मतलब अमेरिका भी पैसा बोरो करता है अपने खर्चे निकालने के लिए। उसके पास भी बहुत सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं ना भैया, लोगों को हेल्थ पे खर्चा करना है, पेंशन फंड पे खर्चा करना है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को पैसा देना है। खर्चा तो ये सभी का होता है ना। तो यूएसए की गवर्नमेंट कितना पैसा मार्केट से उठा सकती है, ठीक है, कर्जे के रूप में, डेट के रूप में, वो होती है डेट सीलिंग। उस लिमिट से ज्यादा यूएसए पैसा मार्केट से नहीं उठा सकता, कहने का मतलब ये है। और यूएसए मार्केट कहां से पैसा उठाता है? जैसे हमारी सरकार उठाती है, बॉन्ड इशू कर देती है। हाँ, वो बात अलग है कि अमेरिका की बॉन्ड की सारी दुनिया में डिमांड है। अगर हमारी सरकार बॉन्ड इशू करती है, इंडियन गवर्नमेंट, तो उसकी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। इसलिए अमेरिका को बॉन्ड इशू करने से अच्छा खासा पैसा दुनिया से मिल जाता है। जैसे चाइना, चाइना ने बहुत सारे अमेरिकन बॉन्ड्स को परचेज किया हुआ है, कई ट्रिलियन डॉलर्स। तो वो बॉन्ड इशू किया जाता है चाइना को, चाइना बदले में अमेरिका को डॉलर्स देता है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना ने अमेरिका को बहुत ज्यादा पैसा दिया हुआ है। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट भी अमेरिकन बॉन्ड खरीदती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी खरीदती है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी खरीदती है, हर कोई खरीदता है भाई, क्योंकि उसकी डिमांड है मार्केट में। लेकिन अमेरिका की ऊपर एक डेट सीलिंग है, जिससे ज्यादा पैसा वो न मार्केट से उठा नहीं सकते। देखिए, ये शुरुआत एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, पैसा उठाने की डिमांड। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको अच्छे से पता ही है कि यूरोप उसके अंदर इन्वॉल्व था। तो अमेरिका बहुत सारा पैसा यूरोप को दे रहा था, तो उसके पास पैसा नहीं था। तो अमेरिका मार्केट से पैसा उठा के यूरोप को फंड कर रहा था। उस समय जो डेट सीलिंग थी वो कुछ बिलियन डॉलर्स रखी गई थी, 40-45 मिलियन डॉलर्स के आसपास रखी गई थी। फिर बाद में ये सीलिंग चेंज होती रही। मतलब देखिए, बचपन में आप 1 रुपया कमाते थे, आपको पॉकेट मनी मिलता था, और 2 रुपये आप खर्चा करते थे, तो आपका बजट डेफिसिट भी कम था। अब आप बड़े होने लगे, आपकी इनकम बढ़ने लगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ने लगे। तो अमेरिका ने शुरुआत में जो डेट सीलिंग रखी थी फ्यू मिलियन डॉलर्स, बाद में वो बिलियन डॉलर तक बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। और आज समय ऐसा आ गया है भाई, आज अमेरिका की जो डेट की लिमिट है वो कितनी है? 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स। सोच के देखिए, इतना पैसा की अपर लिमिट है अमेरिका मार्केट से उठा सकता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये कुछ बिलियन डॉलर ही हुआ करता था, समझ रहे हो? इस तरह से चीजें काम करती हैं। अब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका में भाई इनकम नहीं होती है, अब इतना बड़ा कंट्री है, टैक्स वगैरह तो लगाएंगे ही ना। तो टैक्स से इनकम तो होती है, लेकिन हम मान के चले जैसे अमेरिका को 100 को जो है 100 रुपए जो है उसको उसने खर्चा किया है। इस 100 रुपए में से अमेरिका को 70 जो रुपीज हैं वो अपनी कंट्री में ही मिल जाते हैं, टैक्स कलेक्शन वगैरह करके मिल जाते हैं। 30 जो रुपीज होते हैं, इस 30 रुपीज में से के लिए उसको जो है मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पैसा बोरो किया जाता है, उसके लिए एक लिमिट होती है। अब इंडिया की तरह अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, अमेरिका में उसको कांग्रेस बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, वैसे ही अमेरिका में भी उनको अपनी कांग्रेस की परमिशन लेनी पड़ती है। अब कांग्रेस में क्या चल रहा है वहां पे सीन? कांग्रेस में जो रिपब्लिकन्स हैं वो मेजोरिटी में हैं, और जो वहां की गवर्नमेंट है, मतलब जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, है ना, और ये मिस्टर बाइडेन जो हैं। अब इनके बीच में चल रहा है इशू, क्योंकि डेट सीलिंग के लिए आपको रिपब्लिकन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और डेट सीलिंग अगर आप क्रॉस कर देते हो तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट आ जाता है। अब मान लो रिपब्लिकन्स ने जो है वो माने नहीं, और अमेरिका डेट सीलिंग को इंक्रीज नहीं कर पाया, तो इसका मतलब अमेरिका को अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसा मिलेगा नहीं, तो अमेरिका भाई डिफॉल्ट हो सकता है। सीधी सी बात है। आपको मार्केट में 5,000 रुपए देने हैं, अगर आप दोगे तो ठीक है, अगर नहीं दोगे तो कर्जदार आपके दीवार दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। फ्यूचर में आपको कोई कर्जा देगा नहीं, क्योंकि आपका भरोसा नहीं रहा मार्केट में। तो ये यूएसए डिफॉल्ट हो सकता है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट के बीच में स्टेलमेट, जो जो स्टेलमेट की बात की थी ना, वो यही है। ठीक है, ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन 2011 के बाद से ये हर साल हो रहा है, हर साल हो रहा है, बराक ओबामा के टाइम से। और धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब ये इश्यू जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अमेरिका डिफॉल्ट हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस काफी कम है, लेकिन बाई चांस मान लो हो गया तो क्या होगा? अमेरिका की जो है क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो कम हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में।
और जब किसी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है तो उसको पैसा बोरो करने के लिए ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ता है। अमेरिका को सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, अमेरिका दुनिया भर से पैसा उठा सकता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि उसकी डिमांड है बॉन्ड्स की। लेकिन अगर क्रेडिट वर्दीनेस कम हो गई तो अमेरिका के बॉन्ड महंगे हो जाएंगे, अमेरिका को मार्केट से पैसा उठाना महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैसिव जॉब लॉस वहां पे हो सकता है, डॉलर वीक हो सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है भाई। अमेरिकन करेंसी आज की दुनिया में ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर उसी करेंसी से भरोसा उठ गया तो भाई तो फिर राम भरोसे ही चलेगा सब कुछ, है ना। तो लॉस इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी, और इस समय यूएस इकोनॉमी को टक्कर देने के लिए कोई और इकोनॉमी आसपास है ही नहीं। ठीक है, चाइना लग रहा है हमें कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना की करेंसी की मार्केट में जो है कोई खास वैल्यू है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एक क्लोज इकोनॉमी है एक तरह से, और वहां की गवर्नमेंट उस करेंसी को मैनिपुलेट करती है। अमेरिका एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी है, फ्री फ्लोटिंग इकोनॉमी है और फ्री मार्केट है, तो इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो एक शानदार से एक आर्टिकल के आप पूरा पहुंचोगे, उसको पढ़ के ज्यादा डिटेल देख सकते हैं। चलिए जी, ठीक है। अब इंडिया में क्या है भाई, इंडिया में भी तो लिमिट होगी। इंडिया में ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे देखें 5174 क्या है ये, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब 5174 बिलियन डॉलर का भाई इंडिया के ऊपर कर्जा है। कब होगा, 2028 के अंदर, अगर हम लोग इसी स्पीड से चलते रहे। 2023 में देख लेते हैं कितना है, 3104, इतना हमारे ऊपर टोटल कर्जा है, यानी कि अराउंड $3 ट्रिलियन, इतना हमारे ऊपर कर्जा है। समझ रहे हो, इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी है, $3.5 ट्रिलियन के आसपास। अब इतना हमें पैसा देना है। अब आप ये समझ लीजिए, जो डेट होता है, जैसे हमारी कंट्री का डेट है, इसमें से जो मैक्सिमम जो डेट है वो इंटरनल डेट है, मतलब हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर से ही पैसा उठाया हुआ है, और बहुत कम जो डेट है वो एक्सटर्नल डेट है। अमेरिका में अगर आप देखोगे वहां पे भी ऐसा ही है, इंटरनल डेट ज्यादा है, एक्सटर्नल डेट कम है, लेकिन हमारे इंडिया के कंपैरिजन में उनका एक्सटर्नल डेट काफी ज्यादा है, क्योंकि चाइना से और दूसरे देशों से वो लोग पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। एक्सटर्नल डेट जो इंडिया में है वो सिर्फ और सिर्फ $620 बिलियन है। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ क्यों कह रहा हूं, देखिए दिखने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है, $500 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इसमें से जो एक्सटर्नल जो डेट है, मोस्टली जो हमारा डेट है ना वो लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं है। और इस लॉन्ग टर्म में भी जो ज्यादातर जो डेट है वो एनआरआई डिपॉजिट्स का है, यानी कि जो रेमिटेंस वगैरह हमारी कंट्री में आता है, एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं, वो भी एनआरआई जो बैंकों में डिपॉजिट करते हैं वो भी डेट ही होता है, और कमर्शियल बोरोइंग जो की जाती है। और यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है कि इंडिया में मोस्टली जो कमर्शियल बोरोइंग है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा है, तो सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर है नहीं इस चीज का। ठीक है, तो इंडिया की डेट सिचुएशन काफी अच्छी है, अगर हम लोग यूरोपियन कंट्री से देखें, जापान से देखें, बहुत बढ़िया है, इंडिया अच्छी पोजीशन में है। तो एज सच डेट वाले कोई ऐसा अभी इंटरनल क्राइसिस है नहीं हमारी कंट्री में, तो डेट ऑब्लिगेशन जो है इंडिया की हम लोग आराम से फुलफिल कर सकते हैं, तो क्रेडिट वर्दीनेस काफी अच्छी है। और अगर आपने देखा होगा कि फीच वगैरह, स्टैंडर्ड एंड पुअर हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड करती रहती हैं, लेकिन मोस्टली एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया की एक्चुअली क्रेडिट वर्दीनेस काफी ज्यादा है जितनी मार्केट में दिखाई जाती है। चलिए, इन्फ्लेशन स्लिप्स टू एन 18 मंथ्स लो ऑफ 4.7%। हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है इन्फ्लेशन की कितनी है, वो है 6%, यानी कि 4% ±2। मिनिमम कितनी है, वो है 2%, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन हो सकती है। ये एक लीगल टारगेट है आरबीआई के द्वारा जो सेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। इससे ज्यादा अगर आपकी इन्फ्लेशन चली जाती है तो मतलब डेंजरस होती है, फिर आरबीआई को जो है कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं मार्केट में, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग बहुत पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो आपकी स्टैटिक स्टडी का पार्ट भी है। करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से आपको बताता चलूं कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.7 जा चुकी है, मतलब एक अच्छी हेल्दी लिमिट में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पिछले 1.5 साल में सबसे कम है, काफी समय से हमारी इन्फ्लेशन जो है वो ग्रो कर ही रही थी। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये 6% की मैक्सिमम लिमिट है, और ये देखिए मोस्टली केसेस में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज्यादा ही थी। ये डेंजरस लेवल होता है, अभी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या कम इन्फ्लेशन होना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, क्या ये हमेशा अच्छा होता है या बुरा होता है, ये सवाल बहुत मन में आता है। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है महंगाई बड़ी खराब चीज है,
और देखा जाए तो है भी, लेकिन महंगाई अच्छी चीज भी है। कैसे, मैं आपको थोड़ा बेसिक सी चीजें बता देता हूं, आप ये देख लीजिए। अगर इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, महंगाई अगर होगी, तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे। एक तो वो इन्वॉल्व है जो प्रोड्यूसर है, और दूसरा इन्वॉल्व है जो है कंज्यूमर है। ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं प्रोड्यूसर भी हूं और मैं कंज्यूमर भी हूं। मैं प्रोड्यूसर कैसे हूं? क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, यूट्यूब पे आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं क्लासेस लेता हूं, ठीक है, मैं सर्विसेज प्रोड्यूस भी करता हूं। हाँ, मैं गुड्स भी प्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि जैसे मैं एक फार्मर भी हूं। ठीक है, तो वहां से मैं हम लोग चावल की खेती, राइस कल्टीवेशन करते हैं, वीट कल्टीवेशन करते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं। तो हालांकि मेरे फादर साहब हैं, लेकिन मैं भी उस फैमिली में से बिलोंग करता हूं। तो मैं प्रोड्यूसर भी हूं और मैं कंज्यूमर भी हूं, क्योंकि मैं खाना भी खाता हूं। मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, दुनिया भर की चीजें हैं। अब इन्फ्लेशन का दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तो प्रोड्यूसर के ऊपर अलग इम्पैक्ट होता है, कंज्यूमर के ऊपर अलग होता है। दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यूजली अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने आपको नीचे लिस्ट भी दिया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा यहीं से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, मतलब महंगाई ज्यादा होगी, आपके खर्चे ज्यादा होंगे। आप बाहर मार्केट में खाना खाने जाओगे, कपड़े खरीदोगे, कुछ भी चीजें खरीदोगे, सब्जियां खरीदोगे, दूध खरीदोगे, तो वो महंगा हो जाएगा। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस होगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पैसा आपका खर्चे में ही चला गया, खुद के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। इनइक्वालिटी होती है इनकम की। अब देखिए, जब सीधी सी बात है, जब इन्फ्लेशन आएगा, तो जो अमीर आदमी होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो पहली बात, वो प्रोड्यूसर हैं। अगर वो प्रोड्यूसर भी नहीं है, तो उनकी अच्छी सैलरी होती है, उनका बिजनेस सेटअप होता है, दुकान होती है, कुछ भी होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर मार पड़ती है बेचारे के ऊपर। तो गरीब आदमी और गरीब होता रहता है, अमीर आदमी को फर्क पड़ता नहीं। और अमीर आदमी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोड्यूसर है, सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी तो इनकम वैसे इंक्रीज हो रही है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। डिस्टर्ब इन द प्लानिंग प्रोसेस, जो सरकार प्लानिंग करती है, वो कर, उसके हिसाब से जो है पूरा डिस्टर्बेंस हो जाती है मार्केट में। इन्फ्लेशन की वजह से सरकार को पैसा बोरो करना पड़ता है, वो सारी चीजें होती हैं। स्पेकुलेटिव जो है इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मान के चलिए, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, मान लो अडानी के जो शेयर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब लोग जो है अडानी में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, उनको ये लगेगा ज्यादा इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो ये स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, जो सेफ नहीं होती है। ये कुछ समय के लिए होती है, बबल होता है, फूट जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मतलब रुपए की औकात कम हो जाती है। जैसे पिछले साल जब इन्फ्लेशन मान लो कम था, तो आपको 50 रुपए में 12 बनानास मिल जाते थे, एक दर्जन केले आपको मिल जाते थे। इस बार क्योंकि महंगाई ज्यादा है, तो वही 12 केले चुकाने के लिए आपको 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। पता, जो चीज पहले 50 रुपए में हो सकती थी, अभी वो 60 रुपए में हो रही है, मतलब आपकी रुपीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और रुपीज की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, तो सरकार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। लैंडर्स को लॉस होता है। जैसे मान लो मैंने आपको 10,000 रुपये उधारे दिए थे 5 साल पहले, मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे 5 साल पहले, ठीक है, और आपने मुझे चुकाना था। अब 5 साल पहले लिए हुए 10,000 रुपये, अगर आप 2018 में लिए हुए पैसे अगर आप 2023 में चुकाओगे, तो 10,000 रुपये की वैल्यू तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी 2023 में। तो मुझे तो नुकसान होगा उस चीज का, क्योंकि 2018 में 10,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना। आज नहीं है, तो लैंडर को बड़ा नुकसान होता है इस चीज से। और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है, ठीक है। एंड राइज इन द प्राइस एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स। अब मान लो आप जूता बना रहे हो इंडिया में, ठीक है, आप एक शू बनाते हो, प्रोड्यूसर हो। अब रॉ मटेरियल जो भी जूते के लिए होगा, जो भी लेदर होगा या सोल होगी, जो भी प्रोडक्ट आएगा, इवन लेबर ऑल्सो, वो सब महंगी हो जाती है रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब आपका जूता भी महंगा हो जाएगा। और जब अगर जूता महंगा हो जाएगा, तो भाई अमेरिका वाले आपका जूता क्यों खरीदेंगे? वो तो बांग्लादेशी जूता खरीदेंगे ना, क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे अच्छी खासी दी हुई है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं इन्फ्लेशन के, ऑफ कोर्स। तो यार जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, आपको अच्छे से मान लो मैं वीट जो है वो ग्रो करता हूं। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, तो मतलब मेरी वीट का प्राइस अच्छा मिलेगा, तो किसान को तो बेनिफिट है उस चीज से, उसके उसकी फसलों का दाम उसको बेटर मिल रहा है। एक तो इन्फ्लेशन का ये काफी अच्छा बेनिफिट होता है। दूसरी बात आप ये समझिए, जो जूता बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जो भी कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करती है, अगर उनको मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे।
सीधी सी बात है। पहले आप एक जूता प्रोड्यूस करते थे, अभी 5 जूते प्रोड्यूस करेंगे। और जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे मतलब आपको ज्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ज्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेगी तो मतलब ज्यादा लोगों को हायर भी करना पड़ेगा। और जब ज्यादा लोगों को हायर करोगे तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ज्यादा इन्फ्लेशन होने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, जैसे टाटा की बात करें, टाटा बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से टाटा का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो टाटा के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। उनकी सैलरी इंक्रीज होगी तो उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, है ना। तो ये भी बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। अब टाटा कंपनी का क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो ये जो है सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। और जो आदमी पैसा बोरो कर रहा है उसको तो बेनिफिट है। मैंने 10,000 अपने दोस्त को दिए थे, मुझे नुकसान हुआ, मैं लेंडर हूं, लेकिन मेरे दोस्त को तो बेनिफिट हुआ ना भाई। तो जो बोरोवर होते हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसकी वजह से सरकार का जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की सैलरी इंक्रीज हो रही है ना। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो दो जो जीन्स पहले आपको 2,000 रुपए की मिलती थी, अभी वो जीन्स आपको 2,500 रुपए की मिलेगी, तो मतलब आपका इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ जाएगा। और डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ जाता है सरकार का, क्योंकि लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है। पहले आप 10 लाख रुपए कमा रहे थे, अभी आप जो है 11 लाख रुपए कमाओगे, तो आप सरकार को ज्यादा टैक्स पे करोगे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि एक लिमिट से ज्यादा हर चीज खराब होती है। बहुत कम इन्फ्लेशन भी नुकसान करती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नुकसान करती है। तो एक बीच की अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए। और वही बीच की अप्रोच होती है हमारी 2% से लेके 6%। इसके बीच में इन्फ्लेशन रहे तो बेटर है, अच्छा है। और यही टारगेट होता है सरकार का भी और आरबीआई का भी, है ना। और यहां से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, और कल इसको हम लोग जो है क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए जी। वेलकम इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव है कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने आईसीएमआर के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन किया है। आपस में मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई आईसीएमआर के साथ मिलके आयुष क्या करेगा। जो आयुष मतलब आप समझ रहे हो ना, आयुष का मतलब क्या है? आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये मतलब होता है आयुष का। ये चीजें हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, है ना। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी। लेकिन इनका क्या कितना इफेक्ट होता है, इसका हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। होम्योपैथी को तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कह के कि होम्योपैथी वाली दवाइयों में 99% तो सिर्फ वाटर होता है। ऐसे ही सिद्धा है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, और आयुर्वेद भी है, ठीक है। आयुर्वेद जैसे बहुत बड़े बड़े हम लोग क्लेम करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बेनिफिट भी होता हो, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्या कोई साइंटिफिक स्टडी की गई है आयुर्वेद की चीजों को प्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल या नेशनल? नहीं की गई है। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी ये हिस्टोरिकली चले आ रहे हैं, और इसलिए इनको जो है लोग यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों को बेनिफिट होता भी होगा, कुछ को शायद नहीं भी होता होगा, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि भैया आयुष की जो प्रैक्टिसेस हैं उनका कुछ साइंटिफिक तरीका जो है अपनाया जाए, कुछ ट्रायल्स वगैरह किए जाएं। जैसे दवाइयों के लिए ट्रायल होते हैं ना, ऐसे इनके लिए ट्रायल करवाए जाएं। लेकिन वो खुद तो ट्रायल नहीं कर सकते, तो आईसीएमआर क्या करेगा, आयुर्वेदा, यूनानी, युद्धा की जो भी जो की प्रैक्टिसेस हैं उनके ट्रायल्स करेगा कि वो इफेक्टिव हैं कि नहीं। अगर वो इफेक्टिव होंगे तो फिर हम इसको प्रोफेशनली तरीके से यूज कर सकते हैं, और अपने जो पेशेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम में हुआ था, लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई थी, वायरस अटैक हो गया था, तो हम लोग क्या रिकमेंड कर रहे थे? काढ़ा पीना है, काढ़ा। शायद कुछ लोगों के नाम पता ना हो। काढ़ा, काढ़े में क्या रहता है, हम लोग बेसिकली चाय पीते हैं, उसमें अंदर इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे, वो दुनिया भर की चीजें। फिर एक काढ़ा अलग से भी बनाया जाता था, जिसमें नींबू, इलायची, लौंग, अदरक, ये सब चीजें मिला के पी जाती थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगा। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस था? बिल्कुल भी नहीं था। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो की जाती है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज का, काढ़े का। ऐसी और भी चीजें होती हैं। तो सरकार ये चाहती है कि आयुष मिनिस्ट्री जो है वो आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन करे, और कुछ ट्रायल्स वगैरह करे, साइंटिफिक एविडेंस वगैरह जो है कलेक्ट करे कि ये इफेक्टिव है कि नहीं।
राइट, वो एक चीज यहाँ पे है। तो काफी लेवल पे जो है क्रिटिसाइज किया जाता है आयुष को। तो लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस तो सबसे पहला ही हो गया। स्यूडो साइंस एंड द अनप्रूवन क्लेम्स, है ना, बड़ी बड़ी बातें होती है, कैंसर ठीक कर देंगे, ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, अनप्रूवन क्लेम्स होते हैं, है ना। लैक ऑफ रेगुलेशन भी है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्योंकि कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो क्वालिटी आप लोग इंश्योर नहीं कर सकते। और बहुत बार क्या होता है, आयुष की वजह से बहुत बार लोग मेडिकल इमरजेंसी वाले केस में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, डिले कर देते हैं, और जिसकी वजह से नुकसान होता है बाद में, है ना। और कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो डॉक्टर्स लोग इसका काफी अपोज कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि भाई आप इसे इंटीग्रेट मत करिए, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेस्ड मेडिसिन एविडेंस हमारे पास नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट जो हमारे पास मेडिसिन सिस्टम है, इसके पीछे कई सालों का साइंटिफिक एविडेंस और स्टडी है। तो आयुष के अंदर जो भी चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आप उसको एकदम से इंक्लूड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर स्टडीज। तो कई सालों तक की, कम से कम 15 20 50 सालों की आपको स्टडी चाहिए, तब जाके आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, अगर उसका बेनिफिट नजर आता है तो। चलिए जी, अगला जो आर्टिकल है, मैरिज फॉर ऑल इवन इट फॉर अ फ्यू। तो ये हम लोग ऐसा सेम सेक्स मैरिज और एलजीबीटी कम्युनिटी के इश्यूज के बारे में यहाँ पे नहीं जाएंगे, अब वो हम लोग पहले बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। ये वाला सेंटेंस आप यहाँ पे पढ़िए, शुड लॉ बी रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटल मोरालिटी। शुड लॉज बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटल मोरालिटी। तो सोसाइटल मोरालिटी के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता वाला, की जड़ संविधान में ही निहित है। मतलब सोशल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ द रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। ये अपना जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है ये। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 4 में, एथिक्स वाले पेपर में आया था। व्हाट इज द मेंट बाय द टर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। दो क्वेश्चन जो है यूपीएससी में ऑलरेडी यहां से पूछे जा चुके हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको सोसाइटल मोरालिटी का क्वेश्चन पूछ ले। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना रहता है, चीजें टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। तो जीएस पेपर 4 और 2 हर किसी में इंपॉर्टेंट होता है। मोरल का मतलब क्या होता है, मोरल जैसे आपको कोई ये बोलता है कि भैया बड़ों का आदर करो, है ना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, तो क्योंकि एक मोरल वैल्यू है ना। छोटे बच्चों को प्यार करो, है ना, औरतों का सम्मान करो, नेशनल जो फ्लैग है उसका सम्मान करो, ये क्या है, ये सब जैसे बच्चों का प्यार करना, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, है ना, टेक केयर करना, ये सब मोरल वैल्यूज हैं जो हमारी फैमिलीज के अंदर आती हैं, हमारी वैल्यूज के सिस्टम का पार्ट होती हैं। ये हमारी सोशल मोरालिटी है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी होती है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, उनको मानना, है ना। और ये कौन मानेगा, हर कोई, सिटीजन्स, लॉ मेकर्स, जुडिशरी, सबको पालन करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दी हुई हैं। बेसिकली हमारा जो जो प्रियम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की वैल्यूज की एक लिस्ट हमें देता है, उसको फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा जाता है, ठीक है जी। 1950 में जब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, फिर 52 में जो है प्रॉपरली, और वो मतलब सारी चीजें हुई, बेसिकली इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, और हम सबका फर्ज है इनको अपहोल्ड करना, इनकी रिस्पेक्ट करना, इनको मानना, है ना। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स वगैरह, वो सब। जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। अलग अलग जो जुडिशियल जो जो वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशियल जो 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 प्रोनाउंसमेंट्स हैं, उनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम लोग सिक्योर करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स, यस, जैसे अभी आप एलजीबीटी कम्युनिटी वाला देख लीजिए इशू, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला है। राइट टू प्राइवेसी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, राइट। तो बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन, यहाँ पे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बेसिक मोटा मोटा मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको मानना, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाना, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सोशल मोरालिटी क्या है, जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी की एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करना,
और ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में कहाँ से आती हैं? ये हमारे कस्टम से आती हैं, हमारे रिलीजन से आती हैं, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ों का सम्मान करो, है ना, फैमिली की तरफ अपने फर्ज को निभाओ, है ना, मेहमान अगर आपके घर में आए हैं तो उनकी बेइज्जती मत करो भाई, उनका सम्मान करिए, ठीक है, कंपैशन दिखाइए, टॉलरेंस दिखाइए दूसरों को लेके, है ना। ये सब हमारी सोशल मोरालिटी है, मतलब हमारी सोशल वैल्यूज हैं, जो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशन, समटाइम्स रिलीजन, सब इनका पार्ट होते हैं। और सोसाइल सोसाइल ऐसे नहीं कि सोशल मोरालिटी के ऊपर चैलेंजेस नहीं आते हैं, ऑफ कोर्स चैलेंज आते हैं। और क्या इनको हर कोई फॉलो करता है? नहीं करता है, ठीक है। तो सोसाइटी के द्वारा कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनको फॉलो करें, और टाइम टू टाइम सोशल मोरालिटी जो है वो चेंज भी होता रहता है। जैसे पहले आप ये देख लीजिए कि अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ करता था, अब तो उतना प्रोमिनेंट नहीं है पहले के कंपैरिजन में। तो वो एक सोशल मोरालिटी जो थी, हम लोगों ने उसको चेंज किया है। पहले चाइल्ड मैरिज बहुत प्रोमिनेंट हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में तो कम हुई है ना। जेंडर इक्वालिटी पहले उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है समाज में। एलजीबीटी राइट्स के बारे में पहले कोई बात नहीं करता था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के पहले कितना ज्यादा रैम्पेट हुआ करता था, आज के कंपैरिजन में वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी अपने आप को इवोल्व करती है ना। सोसाइटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो वो सब चीजें हैं। सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम से वैसे भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए जी, वेलफेयर स्पेंडिंग हैज बीन गेटिंग अ रेगुलर प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब कटिंग की जा रही है ना। वेलफेयर स्कीम्स की सरकार के द्वारा कटिंग की जा रही है। ये टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ पे ऐसा हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ स्कीम्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है जो कि 2023-2024 बजट के हिसाब से है ना। जल जीवन मिशन, कुछ स्कीम ऐसी है जिनको बजट ज्यादा अलॉट किया गया है, कुछ का बजट जो है वो काटा गया है। जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसमें पेंशन वगैरह दी जाती है, इसका जो है बजट में जो है वो कम हुआ है। पीएम पोषण स्कीम जो है अराउंड 9% बजट जो है वो कम हुआ। मनरेगा का जो है वो 32% जो है वो कम हुआ। कुछ स्कीम्स के अंदर सरकार ने ज्यादा पैसा दिया, कुछ के अंदर कम पैसा दिया। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक तरह का जीरो सम गेम होता है। तो सरकार के पास लिमिटेड पैसा होता है, और वो पैसा जो है कुछ सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे डिफेंस हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया जी, हेल्थ हो गया, वो सारी चीजें करके। अब अगर आप हेल्थ में से, अगर मान लो आपका एजुकेशन को एक्स्ट्रा पैसा देना है तो हेल्थ में से काटना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि पैसा लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है, तो ये चीजें आपको ना बहुत नजर आती हैं। लेकिन वो सरकार के प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार जिस सेक्टर को प्रायोरिटी देती है तो उसके ऊपर ज्यादा लोकेशन करती है। ऑफ कोर्स दूसरी जगह से पैसा काटना पड़ेगा। जैसे मान लो सरकार की बात करें तो सरकार चाहती है कि डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा करें। मान लो प्रेजेंट सरकार की जो प्रायोरिटी है वो डिफेंस है, तो इसके लिए पैसा आपको हेल्थ से काटना पड़ेगा या एजुकेशन से, कहीं ना कहीं से तो काटना पड़ेगा। अब हो सकता है पिछली जो सरकार थी उसका जो मेजर कंसर्न था वो डिफेंस नहीं था, उसका मेजर कंसर्न हेल्थ था। तो वो क्या कर रहे थे, डिफेंस से पैसा निकाल के हेल्थ में, एजुकेशन में डाल रहे थे। अब ये सरकार जो प्रेजेंट होती है, पावर में होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। और उसके हिसाब से जो है हर कोई अपने अपने विचार रख सकता है। जैसे आज यहाँ पर जो विचार रखे गए हैं, तो जो 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 फिजा सुहेल हैं और जो मोहित वर्मा हैं, ये इन्होंने सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया है, ये कह के कि सरकार जो है बजट के अंदर पैसा काट रही है। तो इन्होंने कहीं एक अच्छी लंबी चौड़ी सी लिस्ट भी दी हुई है जहां जहां पे सरकार ने पैसा काटा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप उस लिस्ट को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। कुछ चीजों का तो आपको खैर पता ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि प्रायोरिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो एनडीए की गवर्नमेंट की ये बेसिकली बात कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ भी इन्होंने थोड़ा बहुत कंपैरिजन यहाँ पे किया है। जैसे सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है, पोषण 2.0, चाइल्ड न्यूट्रिशन, हंगर एंड ऑल दैट, इनके लेके जो स्कीम्स वगैरह थी, कई सारी स्कीम्स को आपस में मर्ज किया गया और फिर बाद में उनका जो है बजट कम कर दिया गया। जैसे हमारे पास एक स्कीम है, जैसे हमारे पास ये एडोलेसेंट गर्ल्स की लेके स्कीम है पोषण 2.0। इसका जो बजट है वो 2014-15 में हमारे जीडीपी का 0.13% था, जो कि 2023 में घट के 0.07% ही रह गया है। मतलब यहाँ पे बजट कम हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत इंडिया में जो एनीमिक, मतलब जिनमें खून की कमी होती है, अंडरवेट और स्टंटेड जो चिल्ड्रन है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 67%, 32% एंड 36%, जो कि दुनिया में अपने आप में वर्स्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ पे अपना पैसा कट किया है। मिड डे मील स्कीम का पैसा जो है वो भी कट किया गया है, राइट।
और कई सारी स्कीम जो इन्होंने बताई है, सबका पैसा जो है सरकार ने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे काट लिया गया है। ठीक है, हर स्कीम के डिटेल में जाने का कोई फायदा है नहीं, आप थोड़ा देख सकते हैं। पीएम मातृ वंदना जो योजना सरकार ने चलाई थी, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है लेडीज को जो प्रेग्नेंट हैं, 5,000 रुपये दिए जाते हैं, उसके अंदर भी पैसा कम किया है सरकार ने। पहले जो है 14,000 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए जा रहे थे, और अभी इस बजट में ओनली 3,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। वर्किंग क्लास के लिए भी बड़ा डेंजरस है भाई। मनरेगा का जो पहला बजट था वो काफी ज्यादा था, अभी आपको पता ही है 32% जो है उसको कट कर दिया गया है मनरेगा। और मनरेगा का कितना बेनिफिट होता है ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब कोविड-19 आया था तो लाखों लोग जो अपने गांव में चले गए थे उनको मनरेगा के तहत ही काम मिला था, तो इसका भी पैसा काट लिया गया सरकार के द्वारा। उसके अलावा जो पेंशन स्कीम है ओल्ड एज पीपल के लिए, विडोज के लिए है या डिसेबल्ड के लिए है, यहाँ पे भी सरकार ने जो है बजट में अंदर कटौती किया है। पहले जो है ये 0.06% था जीडीपी का, अभी ये घट के जो है 0.3%, 0.03% रह गया है। तो जहाँ लिस्ट देखोगे लंबी लिस्ट है। हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आया है बजट में, लेकिन वो भी बहुत कम। 2014-15 में ये था 0.25%, जो कि अभी हुआ है 0.3%, यानी कि 0.05% का इंक्रीज हुआ है हेल्थ सेक्टर में, सिर्फ और सिर्फ। और वो भी बिकॉज ऑफ द कोविड। आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो हम लोग खुद के जेब से पैसा खर्च करते हैं, वो लगभग इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। अगर पिछली सरकार से थोड़ा कंपैरिजन करें तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछली जो सरकार थी वो सरकार वेलफेयर स्कीम पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती थी रादर देन अदर थिंग्स। ये जो गवर्नमेंट है ये वेलफेयरिज्म ऑफ द राइट के बारे में बात करती है, मतलब कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वीमेन, वो सब ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये विजिबल होता है। अब मान के चलिए सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रही है या हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रही है, इसका जो रिजल्ट आपको ना तुरंत देखने को नहीं मिलता है, तो इसका इलेक्टोरल गेन्स उतना नहीं है। लेकिन जब आप किसी के अकाउंट में पैसा डलवा देते हो, ठीक है, किसी को कुकिंग फ्यूल दे देते हो, सिलेंडर फ्री में दे देते हो, उसका विजिबल रिजल्ट देखने को मिलता है तुरंत के तुरंत, जो बाद में आपको वोट देने में भी हेल्प करता है। कितनी हेल्प करता है वो एक अलग डिबेट का डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन आर्टिकल फिलहाल ये कहता है। तो इंडिया का एचडीआई रैंक जो है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। इस समय हमारा रैंक जो है 132 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जब कोई कंट्री इनकी जीडीपी इंक्रीज करती है, वो कंट्री ग्रो करती है, तो उसका डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब हमारा ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है वेलफेयर स्कीम के ऊपर वो लगातार डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है, जो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। बेसिकली आर्टिकल की जो मोटा मोटा जो कंक्लूजन है वो यही है कि वो भैया गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सेक्टर में जो है आप जहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हो बजट इंक्रीज हुआ है ना, और कुछ सेक्टर में बजट जो है वो डिक्रीज भी हुआ है, राइट। तो वो एक थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस जरूर दिया करें। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब भी आप देखते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। कोई भी इशू आपको होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन उसको कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अपने कोर्स वगैरह करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बता ही दिया है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही दिया है, ठीक है। तो उस पर जाके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।